नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का सेशन हमारा रहेगा इकोनॉमिक्स का और इसमें हम लोग करेंगे 25 प्रश्नों को। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि स्थिरता के साथ वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थी? स्थिरता के साथ वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थी? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आंसर को करते चलेंगे। यहाँ पर 25+ MCQ यहाँ डिस्कस करेंगे। स्थिरता के साथ वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थी? सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थी। स्थिरता के साथ वृद्धि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं तो ये कब से कब तक के लिए बनी थी? 1961 से 66 के लिए बनी थी। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक रही थी, 1951 से 56 तक रही थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक रही थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक रही थी। इस योजना में वृद्धि दर कितनी रखी गई थी? लक्ष्य कितनी रखी गई थी? 5.6% रखी गई थी, लेकिन विकास दर कितनी प्राप्ति हुई? 2.4% विकास दर मिली हमें। इसका कारण क्या है दोस्तों? विकास दर कम रहने का कारण था कि उस समय भारत चीन युद्ध हो रहा था, भारत पाक युद्ध, और उस समय सूखे की स्थिति बन गई थी। यही कारण है कि इस पंचवर्षीय योजना में विकास दर कम रही। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण फैक्ट है, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कहता है कि विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलता है। विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विनिवेश विभाग की स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1999 को हुई थी। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। विनिवेश किसे कहा जाता है दोस्तों? ये जान लेना भी आपको काफ़ी ज़रूरी है कि विनिवेश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार जो अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, इसे ही विनिवेश कहा जाता है। और भारत में विनिवेश की शुरुआत यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कब हुई थी? 1991 में हुई थी। अगला सवाल, तीसरा सवाल, मेरा सेठ समिति। क्या मेरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा उद्योग, रोजगार सृजन, बैंकिंग सुधार या बीमा से?
तो मीरा सेठ समिति याद कर लीजिएगा दोस्तों, हथकरघा उद्योग से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किससे संबंधित है? हथकरघा उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में है? सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक में है। यदि आपसे पूछ ले कर्नाटक के किस जिले में है? चिकमंगलुरु जिले में है। ठीक है। स्थापना कब होती है? 1925 में होती है। इसकी स्थापना कौन करते हैं? डॉक्टर एलसी कोलमैन करते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार के खर्चे का अनुपात क्या होता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार के खर्चे का अनुपात क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25%। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यदि आपसे पूछ ले शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य गांव में रोजगार का सृजन करना था। इसमें केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% अपना योगदान करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। छठा सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? सही आंसर हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है। विश्व आर्थिक रिपोर्ट IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वित्तीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। यहाँ DC का क्या अर्थ है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। IMF की स्थापना कब होती है? 1944 में होती है। शुरू कब होती है? 27 दिसंबर 1945 को होती है। दोस्तों, यदि स्थापना की बात कर लेते हैं तो यदि परीक्षा में 27 दिसंबर भी ऑप्शन में आए तो आप इसे टिक कर लीजिएगा। ठीक है। प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीना लगार्ड है, जो जर्मनी की रहने वाली है। IMF की एक मुद्रा है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और इसमें डॉलर, यूरो, येन, पाउंड मुद्राएं आती है और सबसे बाद में रेवेनबी मुद्रा आती है जो कि चीन की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल। 7वां सवाल कर लेते हैं हम लोग कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार में है। भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है? हरिद्वार में है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 8वां सवाल हमारा है दोस्तों, क्या कहता है 8वां सवाल? भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहा जाता है? भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेबी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेबी को कहा जाता है। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय बाजार का वॉच डॉग कहलाता है। इसकी विस्तार रूप की बात कर लेते हैं तो इसका विस्तार क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और यह भारत की प्रतिभूति और वित्त की नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना कब होती है? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है। इसे वैधानिक मान्यता कब मिलती है? 30 जनवरी 1992 को। किस अधिनियम के तहत? सेबी अधिनियम 1992 के तहत। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
नौवां सवाल क्या कह रहा है? नौवां सवाल कहता है दोस्तों कि बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में ओडीआई की फुल फॉर्म क्या है? ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओडीआई का फुल फॉर्म है। ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सेंट्रल विलियम रैपिड बिल्डिंग में किसका मुख्यालय है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सेंट्रल विलियम रैपिड बिल्डिंग में किसका मुख्यालय है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को होती है। विश्व व्यापार संगठन को ही पहले गेट के नाम से जाना जाता था। यदि आपसे पूछ ले गेट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। सेंट्रल विलियम रैपिड बिल्डिंग में पहले किस संघ का मुख्यालय था? यदि आपसे पूछ ले मजदूर संघ का मुख्यालय था। फिर यहाँ गेट का मुख्यालय बना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है और तब से ये जो बिल्डिंग है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बन जाता है। दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ग्यारहवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गरीब देशों की मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन गरीब देशों की मदद करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईडीए करता है। कौन करता है? आईडीए करता है। आईडीए कहां पर स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है और विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था है। ठीक है, इसे विश्व बैंक की रियायती दर पर ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऋण और अनुदान उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। आईडीए की बात कर लेते हैं। इसको सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 173 है। 173वां सदस्य कौन है? समोआ है। 12 दिसंबर 2008 को इसमें शामिल होता है। चीजें समझ में आ रही है ना? यदि चीजें समझ में आ जा रही है दोस्तों तो सेशन को एक बार से लाइक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल हमारा है, यूटीआई बैंक का नाम 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया था? एक्सिस बैंक कर दिया गया था। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है। कैसा बैंक है? निजी बैंक है। मुख्यालय मुंबई है लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर लेते हैं अहमदाबाद है। एक्सिस बैंक की शुरुआत यूटीआई बैंक के रूप में होती है। इसका पहला ब्रांच 2 अप्रैल 1994 को अहमदाबाद में खुलती है। इसका उद्घाटन कौन करते हैं? तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह करते हैं और आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि ये प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। 20 जुलाई 2007 को, इस डेट को आप याद रखिएगा, यूटीआई बैंक को नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? एक्सिस बैंक कर दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल, बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर को फटाफट करते चलेंगे। ठीक है, बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1944 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? 1944 में प्रस्तुत किया गया था। किस लिए?
देश के आर्थिक विकास के लिए। कितने उद्योगपतियों के द्वारा इसे शुरू की गई थी? 8 उद्योगपतियों के द्वारा। वे कौन कौन है? JRD टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, आरदेशी श्रॉफ, कस्तूरबा भाई, लाल भाई, आरदेशी दलाल, जॉन मथाई और श्री राम जैसे उद्योगपति बॉम्बे प्लान योजना में शामिल थे। नेक्स्ट सवाल, 14वां सवाल है सिलेक्शन 9 निम्नलिखित में से किस माल की किस्म है? सिलेक्शन 9 किसकी किस्म है? कॉफी की किस्म है। सिलेक्शन 9 किसकी किस्म है? कॉफी की किस्म है। नेक्स्ट सवाल, इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। 16वां सवाल कर लेते हैं। 1991 की नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित है। नरसिंघम समिति कब बनाई जाती है? 1951 में बनाई जाती है। किस लिए बनाई जाती है? वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई जाती है। और ये समिति जो है 2 बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कब? 1992 और 1998 में। ठीक है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है? ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा सी रंगराजन ने लिखी है। सी रंगराजन की बात कर लेते हैं तो ये भारत के अर्थशास्त्री होते हैं, रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर होते हैं और उन्होंने ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक लिखी है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहता हूं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और याद रखिएगा ये सभी वीडियो रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से क्या उर्वरक से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी क्रांति उर्वरक से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। भारत की प्रमुख क्रांतियाँ कौन कौन है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन जो कि प्रश्न में भी है, गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन या झींगा उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 19वां सवाल है IRDA द्वारा। किसके द्वारा? IRDA के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विनियमन किया जाता है? किसका किया जाता है? बीमा क्षेत्र का किया जाता है। IRDA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। बीमा क्षेत्र की विनियमन कंपनी है और भारत सरकार की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल अति महत्वपूर्ण है। कहता है कि रुपये का निशान किसने दिया था? रुपये का निशान ये जो चिन्ह है किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी उदय कुमार ने दिया था। किसने दिया था? डी उदय कुमार ने दिया था। रुपये का निशान धर्मालिंगम उदय कुमार ने दिया था। कब दिया था? 2010 में दिया था। लेकिन भारत सरकार ने इसे सार्वजनिक कब किया? 15 जुलाई 2010 को किया था। ठीक है, अगला सवाल 21वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना एक्ट है? IDA एक्ट, फेरा, MRTP, फेमा। सबसे पुराना एक्ट कौन है? तो दोस्तों सबसे पुराना एक्ट IDA एक्ट है। कब का एक्ट है?
1947 में यह बनता है। आईडीए एक्ट की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम। कब बनता है? 1947 में बनता है। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये कब बनता है? 1973 में। एमआरटीपी मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अगला सवाल क्या कहता है? हमारा अगला सवाल है 22वां सवाल, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम निम्नलिखित में से किसकी सहायक है? आईडीबीआई की सहायक है। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के समय इसकी पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ थी। चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समेरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? समेरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005 में की गई थी। समेरा क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है, भारत की रेटिंग एजेंसी है। समेरा का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल हमारा है संतुलित बजट किसे कहा जाता है? दोस्तों संतुलित बजट किसे कहा जाता है? जब सरकार का राजस्व और सरकार का खर्च समान हो तो इसे संतुलित बजट की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है केंद्रीय आर्थिक खुफिया एजेंसी। क्या? केंद्रीय आर्थिक खुफिया एजेंसी ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1985 में हुई थी। केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो भारत की मुख्य सूचना एजेंसी है। यह आर्थिक अपराधों और आर्थिक युद्धों से संबंधित सूचना एकत्र करती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को रिक्वेस्ट है साथियों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर मैं हमेशा कहता हूँ रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है, और रात को डेली 8 बजे आती है। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।